तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2 अगस्त का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्वप्निल गन्स डाउन द थर्ड शूटिंग मेडल फॉर इंडिया। अभी देखिए, जैसा कि पेरिस ओलंपिक चल रहा है 2024 का, इसमें भारत की तरफ से तीसरा मेडल लाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? स्वप्निल कुसाले। ये है स्वप्निल कुसाले। तो इन्होंने अभी 50 मीटर राइफल से शूटिंग करने वाले कैटेगरी में 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो भारत के लिए 3 ब्रॉन्ज आ चुका है और तीनों ब्रॉन्ज लाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला ब्रॉन्ज तो लाई थी कौन? मनु भाकर। दूसरा, मनु भाकर और सरबजीत सिंह का जो ज्वाइंट मतलब कि जो पेयर था, उन दोनों ने मिलकर एक ब्रॉन्ज हासिल किया था। और इसके बाद जो तीसरा मेडल आया है ब्रॉन्ज, वो है स्वप्निल कुसाले ने लाया है। अभी देखिए, मनु भाकर की किसी भी ओलंपिक में पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में हासिल किया है। अच्छा, अगर हम लोग इस रेस में बात करें कि सबसे ज्यादा किसके पास मेडल है, किस कंट्री के पास, इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि अ, आने वाले टाइम में हमें ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो अभी चाइना जो है लीडिंग पोजीशन पे है। ये देखिए, चाइना अभी गोल्ड 11 और टोटल मेडल कितना? 22। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी गोल्ड एक भी नहीं, सिल्वर एक भी नहीं, लेकिन ब्रॉन्ज 3 के 3 अभी इंडिया को मिला है। तो अभी इस रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? तो इस रेस में सबसे आगे भी चल रहा है चाइना। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर इज डीजी मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी। देखिए, अभी साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल सर्विसेज की तरफ से डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी? मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी की। तो साधना सक्सेना, जो कि इससे पहले कस्तूरी रंजन कमेटी था, आप जानते हैं। और ये किस लिए था? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए कस्तूरी रंजन कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में भी साधना सक्सेना मेंबर थी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज। मतलब मेडिकल और एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ था, तो उसमें कस्तूरी रंजन कमेटी की एक मेंबर थी साधना सक्सेना नायर, जो कि अभी फिलहाल मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी में डीजी का पोस्ट इनको मिला है। और ये फर्स्ट डीजी फीमेल डीजी है मेडिकल सर्विसेज के अंदर। तो चूंकि ये फर्स्ट है तो इसको हम लोगों को याद रखना है। अगला है खालिद शेख मोहम्मद 9/11 अटैक एक्यूज्ड टू प्लीड गिल्टी। अभी देखिए, 9/11 अटैक कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। तो ये देखिए, ये था ट्विन टावर जिस पर अटैक किया गया था। कब? सितंबर 2001 में। तो इसी को 9/11 अटैक के लिए जाना जाता है। मतलब कि अमेरिका में अटैक हुआ था जिसको 9/11 अटैक ऑफ 2001 के रूप में जाना जाता है। अभी अमेरिका ने इसके मास्टरमाइंड इसका साबित किया है किसको? तो ये है खालिद शेख। अभी देखिए, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल जो भी रिपोर्ट्स आते हैं और उसमें अगर कुछ एक ऐसा नाम आता है तो उसको हम लोग को याद करना है, क्योंकि बीपीएससी में अक्सर ये नाम पूछ लिया जाता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लीडर का नाम क्या है। या फिर जैसे कि अमेरिका से विशेषकर अगर कुछ भी रिलीज होता है, मतलब कि कोई भी न्यूज आता है तो उसको बीपीएससी विशेष रूप से पूछता है। तो जो भी न्यूज अगर यूएई, अमेरिका, या फिर जो करंट में चल रहा है, जो भी कंट्रीज उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, उस लोग को हम लोगों को कवर करते हुए चलना है। तो अभी 9/11 अटैक के जो एक्यूज्ड है उसको किसको घोषित किया गया है? तो ये है खालिद शेख। और 9/11 अटैक कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में। नेक्स्ट इज फोर डेड फोर डेड एज क्लाउड बर्स्ट हैवॉक इन हिमाचल प्रदेश। अभी क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ क्या है, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और इससे होने वाले इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ क्या है। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ हुआ है? शिमला में, मंडी में और कुल्लू में। ये 3
डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो अब समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कि किसी भी एरिया में अगर रेनफॉल काफ़ी तेजी से होता है, मान लीजिए रेनफॉल जो 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से अगर रेनफॉल होता है या इससे ज़्यादा होता है, तो उसे क्लाउड बर्स्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो सडन रेनफॉल इन वेरी हेवी अमाउंट इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट। अभी देखिए क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। तो क्लाउड बर्स्ट जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, साउथ वेस्टर्न मानसून के अत्यधिक रेन होने के कारण क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा कब होता है, सबसे ज्यादा जून में होता है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट के लिए सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होने वाले एरिया होते हैं वो होते हैं माउंटेन एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है, तो ये सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट के शिकार होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट कभी जब भी इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, तो इवेपोरेट होकर के मान लीजिए जो माउंटेन पीक्स है उसके पास, ये माउंटेन पीक्स है, इसके आसपास कंडेंसेशन जो होता है बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कंडेंसेशन जब क्लाउड बियरिंग कैपेसिटी से ओवर हो जाएगा, कोई भी क्लाउड क्लाउड का आप जानते हैं क्लाउड बियरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब कि एक अगर लिमिटेड कैपेसिटी के बाहर अगर क्लाउड में कंडेंसेशन हो जाए तो वो तुरंत ही बारिश के रूप में वापस अर्थ पे आ जाता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर पर आवर के ज़्यादा स्पीड से होना स्टार्ट हो गया तो इसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। और ये माउंटेन और हिली टेरेन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सा एरिया हो सकता है, जैसे कि आप हमेशा सुनते होंगे कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इन दो एरिया में क्लाउड बर्स्ट हमेशा होते रहता है। अभी देखिए यही यहाँ बताया गया है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन लाइक हिल एंड माउंटेन, इनमें ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हो सकता है। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल रेंज, कुमाऊं रेंज, ये सब जो रीजन है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब देखिए आफ्टर अफेक्ट क्या हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट एक हैजार्ड है, तो हैजार्ड होगा तो ऑब्वियसली नुकसान करेगा। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है फर्दर, क्लाउड बर्स्ट क्या क्या कॉज कर सकता है फर्दर। तो ये डेब्रिज फ्लोज को ये इनिशिएट कर सकता है, लैंडस्लाइड्स को कर सकता है, उसके बाद में फ्लडिंग कर सकता है, मास मूवमेंट, ड्रोनिंग, एक्सीडेंट, हैजार्डस, मतलब बहुत सारे तरह का एक हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। अभी जहाँ लैंडस्लाइड का बात चल रहा है, तो लैंडस्लाइड अभी कहाँ हुआ था, वायनाड में, जो कि काफी न्यूज में था। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। और वायनाड कहाँ है, केरल में। अभी देखिए वायनाड वही जगह है जहाँ से राहुल गांधी जो थे बहुत ज्यादा मार्जिन से सीट जीत कर आए थे एमपी का। वायनाड कहाँ है, केरल में। तो ये था सब कुछ क्लाउड बर्स्ट के बारे में। और अगर जरूरत होगी तो मैं इसका अलग से भी वीडियो एक बना दूंगा। ऑन इलेक्शन ऑफ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। अभी देखिए यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट अभी चुना गया है, किसको, तो ये चुना गया है उरुसेला वॉन डर लियन को। देखिए ये है उरुसेला उरुसेला वॉन डेर लेयन को। इनको क्या चुना गया है अभी, यूरोपियन कमीशन का इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। अब देखिए यूरोपियन कमीशन क्या है, तो यूरोपियन कमीशन, जो आप यूरोपियन यूनियन को जानते होंगे, ईयू जिसको बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन को जानते होंगे, इसमें कितना मेंबर है, टोटल 27 मेंबर है फिलहाल। तो इन्हीं 27 मेंबर का एक नया वर्टिकल बना है यूरोपियन यूनियन का, जिसको नाम दिया गया क्या है, यूरोपियन कमीशन। अब यूरोपियन कमीशन अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, जिसकी पहली प्रेसिडेंट, और वो भी फीमेल, देखिए फीमेल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये बनी है उरुसेला वोन डेर लेयन। ये हम लोगों को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज राजस्थान में इनेक्ट यूसीसी से लॉ मिनिस्टर। अभी देखिए यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे देश के लिए एक सिविल कोड, मतलब एक तरह का कानून बनाया जा रहा है जो एक ही तरह के कानून को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट आप जानते होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट आप जानते होंगे, और इसी तरह से मुस्लिम का मैरिज एक्ट होता है। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है। तो इन सब को क्या कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म लॉ लाने का बात किया जा रहा है, इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी को बोला जाता है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 44 कहने का मतलब क्या हुआ, ये डीपीएसपी का पार्ट हो गया, डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 44 में ये मेंशन्ड है। तो यूसीसी लाने का बात गवर्नमेंट काफी दिनों से कर रही है। तो सबसे पहला कौन सा स्टेट है जिसने यूसीसी के लाने के लिए रिजोल्यूशन लाया था अपने अपने स्टेट असेंबली में, तो वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट था जो यूसीसी लाने का बात किया था, यूसीसी लाया था। इसी के साथ अब राजस्थान भी सोच रहा है कि यूसीसी को लाया जाए राजस्थान स्टेट में भी। तो ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर दैट राजस्थान में इनफोर्स यूसीसी। Next is Vietnamese PM by his side, Modi takes a dig at China. We don't support expansionism. expansionism. अभी चलिए वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है वियतनाम के प्रेसिडेंट का, फाम मिन चिन। ये फाम मिन चिन अभी भारत की यात्रा पे आए थे। तो यहाँ पे बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में, वियतनाम और इंडिया के बीच में। तो बाइलेटरल एग्रीमेंट किसके साइन हुआ है, इंडिया प्लस वियतनाम। अब वियतनाम का कैपिटल कहाँ है, तो वियतनाम का कैपिटल है आपका हनोई में। ये हम लोगों को दो चीज तो सबसे पहले याद रखना है। अब देखिए जो बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसमें $300 मिलियन देने का बात किया गया है किसको, वियतनाम को, ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक तरीके का ये लोन है। तो लोन मान लीजिए किसी कंट्री को देना हो, तो कंट्री कंट्री के बीच में अक्सर लोन का लेन देन होता है। तो एक डायरेक्ट लोन होता है जो कि एक बार में ही दे दिया जाता है, मान लीजिए कि $500 मिलियन का लोन एक बार में ही दे दिया गया किसी कंट्री को। और दूसरा होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब एक कंट्री को बोला जाता है कि विद इन 10 years और सर्टेन लाइन टाइम पीरियड यू कैन टेक $3 million फ्रॉम अस। मतलब कि ये जो $300 मिलियन है ये कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है इंडिया से। इसी को बोलते हैं ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम। ये इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है, एक साथ भी लिया जा सकता है। तो कितने डॉलर का सपोर्ट दिया गया है वियतनाम को, तो $300 मिलियन का सपोर्ट दिया गया है। इसको हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, इस $300 मिलियन जो दिया गया है सपोर्ट, ये किस लिए यूज होगा, तो स्ट्रेंथिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और कॉपरेशन और टेररिज्म जैसे टॉपिक पे कॉपरेशन के लिए दिया गया है। अब देखिए वियतनाम को ये पैसा देने का जरूरत क्यों आया, क्योंकि वियतनाम के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी आता है। और साउथ चाइना सी में मतलब साउथ चाइना सी बोले या इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड होता है वो 55% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कार्गो यहाँ से गुजरती है। तो वहाँ पे चाइना पूरा भसर मचाए हुए है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए वियतनाम जैसे की तरफ जो भी कंट्रीज है उससे इंडिया अलायंस एक बना रहा है, ताकि चाइना से होने वाले जो भी अपने को नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। अब चलिए देखते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ द टुडे, माइलस्टोन आफ्टर मंडल सुप्रीम कोर्ट अलाउज न्यू कोटा विद इन SC ST कोटा। अभी देखिए क्या हुआ कि SC ST जो कोटा होता है उसके अंदर अब सब कैटेगरी बनाने का बात किया जा रहा है। मतलब कि ये आदेश दिया जा चुका है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है जो जो कितने जज है इसमें, टोटल 7 जज का ये बेंच है। हाँ, 7 जज का ये बेंच है। तो इसमें इसने क्या बोला है कि अब सब कैटेगराइजेशन इन SC ST भी
हो सकता है। अभी देखिए मान लीजिए कि एससी के रिजर्वेशन का हम लोग बात करें तो कितना मिलता है, 15% एससी को रिजर्वेशन है, और एसटी के रिजर्वेशन का बात करें तो कितना है, 7.5% रिजर्वेशन एसटी को दिया गया है। और ओबीसी को कितना दिया गया है ये हम लोग जानते हैं, ये नेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 27%। अब देखिए जैसे कि ओबीसी में आप जानते होंगे कि इसमें दो 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 कैटेगरी होता है। इसमें होता है एक होता है क्रीमी लेयर, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। अब देखिए इसी तरीके से जो कैटेगराइजेशन क्रीमी और नॉन क्रीमी कैटेगराइजेशन करने का बात किया गया है एससी और एसटी के अंदर, तो ये ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी देखिए जो ये ऑर्डर था ये पास हुआ है, मतलब कि ये जो केस था ये 7 बेंच का जज का बेंच था, तो इसमें से 6 ने इस बात के लिए फेवर किया और एक ने इसके अपोजिशन में अपना अपना डिसीजन दिया। तो ये जो अपोजिशन में देने वाले, अपोजिशन में अपना जो डिसीजन देने वाले जो थे जज, वो थे बेला बेला त्रिवेदी। अभी देखिए ये हम लोग को याद रखना है कि बेला त्रिवेदी ने जो अपना डिसीजन दिया है वो इसके ऑपोजिशन में दिया है। इसके साथ साथ जो ये बेंच था 7 जजेज का, इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो इसको लीड कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़। अब डीवाई चंद्रचूड़ कौन है, तो ये अपने सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़। तो 6 लोगों ने इसे सपोर्ट किया, एक ने इसका अपोज किया है, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी के हिसाब से इस बिल इस को पास कर दिया गया है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर क्रीमी लेयर में, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में इसका सब कैटेगराइजेशन करना है, तो ये सब कैटेगराइजेशन करने का पावर किसके लिए छोड़ा गया है, तो ये स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट डिसाइड करेगा कि इसका सब कैटेगराइजेशन होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये इसने सिर्फ निर्देश दिया है, डायरेक्टेड ओनली। और डायरेक्टेड टू हुम, डायरेक्टेड टू स्टेट्स, डायरेक्टेड स्टेट्स फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC and ST quota that totally depend on their discrete decision. ओके अब देखिए एससी, और ये हम लोगों को याद रखना है कि ये डिसीजन किसके हाथ में अभी भी है, तो ये स्टेट के हाथ में है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सब कैटेगराइजेशन होता है तो हो सकता है कि कुछ सेक्शन जो होगा ये 2 सेक्शन में बढ़ जाएगा, तो 2 सेक्शन में जैसे ही बनेगा तो इक्वली टू जॉब अपॉर्चुनिटी को ये हैम्पर करेगा। अब ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये है आर्टिकल नंबर 16, और आर्टिकल नंबर 16 किस में आएगा, ये फंडामेंटल राइट को भी हैम्पर करेगा। मतलब कि अभी तक तो सबको इक्वली जॉब मिल रहा था, लेकिन अब 2 कैटेगराइजेशन होने से इक्वलिटी टू जॉब अपॉर्चुनिटी में को ये हैम्पर करेगा। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 341। अब देखिए 341 आर्टिकल क्या कहता है, 2 चीज है। ये सबसे पहले तो ये अलाउ करता है किसको, पार्लियामेंट को और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को। किस चीज के लिए, तो ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट को इस बात के लिए अलाउ करता है कि किसी भी जाति को या किसी भी समुदाय को, किसी भी कम्युनिटी और कास्ट को ये प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट एससी या एसटी कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मतलब एससी एसटी कैटेगरी के अंदर भी लाया जा सकता है और एससी एसटी कैटेगरी के बाहर भी लाया जा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू, तो ये है आर्टिकल नंबर 341। अब यही यहाँ बताया गया कि आर्टिकल नंबर 341 ए किसको एम्पावर करता है, तो ये प्रेसिडेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है, और आर्टिकल नंबर 341 ऑफ क्लॉज 2 ये किसको एम्पावर करता है, तो ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है सेम बात के लिए। अभी देखिए अब मान लीजिए कि ये जो डिसीजन है ये किसके हाथों में छोड़ा गया है, ये टोटली छोड़ा गया है किसके, स्टेट के हाथ में, कि आप चाहे तो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अब स्टेट के लिए आखिर कौन सा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेफरेंस पॉइंट फॉर स्टेट्स टू कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एंड एसटी। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो लेने का बात किया गया है, तो ये बोला गया है
कि जैसे जैसे कि ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया गया है, इसी को क्या किया जाए, ब्लू प्रिंट माना जाए। इसी को ब्लू प्रिंट मानते हुए इस कैटेगराइजेशन प्रोसेस को फर्दर फॉलो किया जाएगा, मतलब कि फर्दर इसको बढ़ाया जाएगा आगे। अब देखिए, जो ओबीसी ओबीसी में जो ठीक है, अभी देखिए, तो कैटेगराइजेशन के लिए ये जो डिवाइडेशन के लिए क्रीमी और नॉन क्रीमी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ओबीसी के लिए, जो वही फॉलो होगा किसके लिए, एससी और एसटी के लिए भी। तो ये क्राइटेरिया एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर क्रीमी एंड नॉन क्रीमी आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी पोस्ट पे है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आता है, ये क्रीमी का मैं बता रहा हूँ, और बाकी सब तो ऑब्वियसली नॉन क्रीमी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके अलावा तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी पोस्ट पे है तो किस में आएंगे, क्रीमी में आएंगे। इसके अलावा ग्रुप ए या बी में भी कोई कार्यरत है तो उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे क्रीमी में। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स में अगर कर्नल रैंक या उसके ऊपर रैंक का कोई भी है तो वो भी क्रीमी लेयर में। कोई अगर डॉक्टर का प्रोफेशन अगर कोई परसू करता हो, या लॉयर का परसू करता हो, या इंजीनियरिंग का परसू करता हो, तो वो भी किस में आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे क्रीमी में। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है एक लिमिटेड अमाउंट में, जिसको बताते हैं, तो अगर लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा भी अगर किसी प्राइवेटली जो परसू कर रहे हैं अपना प्रोफेशन, तो उनके पास हो तो वो भी क्रीमी में आ जाएंगे। जैसे कि शुरू शुरू में तो ये बनाया गया था कि 1 लाख से अगर कम मंथली इनकम हो तो उसको किस में रखा जाएगा, नॉन क्रीमी में। नॉन क्रीमी में, और 1 लाख से अगर ज़्यादा हो तो उसको किस में रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा क्रीमी में। लेकिन ये बाद में चेंज कर दिया गया। अभी फिलहाल कितना है कि अगर 8 लाख से कम किसी का भी एनुअल इनकम हो, एनुअल इनकम हो, तो किस में आ जाएंगे, वो क्रीमी में आ जाएंगे, सॉरी नॉन क्रीमी में आ जाएंगे। और 8 लाख से अगर ये कम हो तब, और अगर ज़्यादा हो 8 लाख से तब क्या होगा, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे क्रीमी में। देखिए, यही यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये था क्राइटेरिया फॉर क्रीमी एंड नॉन क्रीमी, कि कैसे ये कैटेगराइजेशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या याद रखना है, एक तो कितने बेंच का जज का ये बेंच था, तो 7। इसके अलावा 6:1 इसका ये था जो डिसीजन का देने का जो स्ट्रेंथ था। किसने अपोजिशन में किया इसके, तो ये थे बेला त्रिवेदी। बेंच को लीड कौन किया, डीवाई चंद्रचूड़। फर्दर एक्शन कौन ले सकता है इस पे, तो ये है डिस्क्रिशनरी एक्शन ऑफ स्टेट। रिजर्वेशन एससी को अभी फिलहाल कितना है, 15%, एसटी को कितना, 7.5%, ओबीसी को कितना, 27%। इसके अलावा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 341, ये 3 आर्टिकल हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बीपीएससी क्वेस्ट है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें, वहां से आप जो भी करंट अफेयर है डेली का, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको तो अपडेट किया ही जाता है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी बीपीएससी एग्जाम अभी नियरेस्ट एग्जाम है, तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ गाइडेंस प्रोग्राम भी कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।